बीरबल और अग्रवाल की उलझी विरासत। एक मौत, दो वारिस, तीन वसीयतें। दिल्ली के मशहूर व्यापारी श्री धनराज अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी थी, पर उनकी मौत से ज्यादा शोर उनकी वसीयत पर हो रहा था। वजह, तीन अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वसीयतें थी और तीनों वसीयतों में अलग अलग नाम था बतौर वारिस। अब सवाल यह था, धनराज अग्रवाल की असली संपत्ति का हकदार कौन? और इसी सवाल को लेकर पूरा मामला पहुंचा बादशाह अकबर के दरबार में। एक, गुलशन लाल, अग्रवाल जी का भतीजा, बोला, ये वसीयत मेरे चाचा ने 2 महीने पहले लिखी थी मेरे लिए। दो, शांति देवी, अग्रवाल जी की बेटी, बोली, पिताजी ने मेरी शादी के बाद साफ कहा था कि सब मेरी है। मेरे पास उनकी हस्ताक्षरित वसीयत है। बोला, मालिक ने मरने से पहले मेरी सेवा से खुश होकर पूरी संपत्ति मेरे नाम की थी। बादशाह अकबर चौंक गए। तीनों दस्तावेज असली दिखते हैं, हस्ताक्षर भी एक जैसे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? अब बारी थी बीरबल की। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उसने तीनों को बुलाकर कहा, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति धनराज अग्रवाल की सबसे प्रिय चीज बता दे तो शायद वही असली उत्तराधिकारी होगा। गुलशन लाल बोला, उन्हें हीरे जवाहरात पसंद थे। शांति देवी बोली, वो मेरी मां की चूड़ियां कभी भूलते नहीं थे। रघुवीर बोला, उन्हें अपनी लिखी डायरी बहुत प्यारी थी जिसे वो हर रात सिरहाने रखकर सोते थे। बीरबल मुस्कराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक और योजना बनाई। बीरबल ने महल के एक गुप्त सेवक को भेजा जिसने तीनों के कमरे छान मारे। नतीजा चौंकाने वाला था। गुलशन लाल के कमरे में 3 अलग अलग हस्ताक्षरों की अभ्यास पुस्तिका मिली। शांति देवी के पास एक पुराना स्टाम्प पेपर और नकली मोम की सील मिली। रघुवीर के कमरे से मिली वो असली डायरी जिसे उसने छुपा कर रखा था। बीरबल ने डायरी खोली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी मुझसे नाराज है पर मेरा असली उत्तराधिकारी वही है। मेरे भतीजे से सावधान रहना और रघुवीर को कुछ नकद दे देना। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबसे पहले शांति देवी से कहा, तुम्हारे पास असली दस्तावेज था पर तुमने उसे नकली में बदल दिया ताकि पूरे पैसे तुम्हारे पास रहें। गुलशन लाल से कहा, तुम्हारा अभ्यास साफ दिखाता है कि तुम दस्तखत की नकल कर रहे थे। और रघुवीर से कहा, तुमने वफादारी से सेवा की पर तुमने मालिक की मर्जी को दबा लिया, डायरी छुपाई, तुम भी दोषी हो। अकबर ने पूछा, तो फिर संपत्ति किसे मिले? बीरबल बोला, संपत्ति का असली वारिस है मूल वसीयत जो मालिक की डायरी में लिखी थी, जिसमें बेटी को उत्तराधिकारी कहा गया था, पर इस शर्त पर कि वह अपने लालच को त्यागे और रघुवीर को मालिक की इच्छा अनुसार नकद दे। शांति देवी ने रोते हुए कहा, मैंने गलती की। मेरे पिता ने सचमुच मुझसे प्यार किया पर मैंने उन्हें धोखा दिया। मैं वसीयत नहीं लूंगी। रघुवीर को मालिक की इच्छा के अनुसार सब मिले। बीरबल मुस्कराया, अब तुम ही असली उत्तराधिकारी हो, क्योंकि जिसे विरासत मिलने पर भी लोभ न रहे वही वास्तव में उसे संभालने योग्य है। मोरल बटा सीख, वसीयत से नहीं नियत से तय होता है कि असली वारिस कौन है। जो झूठ, लालच और चालबाजी से सच को ढकने की कोशिश करे वो सबसे गरीब है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या नहीं। बीरबल और 7 जासूसों की गूढ़ पहेली। शाम का समय था। अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े थे जब एक दरबारी सिपाही भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक सुनहरे आवरण में लिपटा संदूक था। महाराज, ये संदूक तिजोरी के पास पड़ा मिला है जिस पर लिखा है, जिसने इस तिजोरी का रहस्य जाना वही सच्चा वफादार होगा। अंदर एक कागज था, 7 चेहरे, 7 वचन, पर एक ही धोखा। ढूंढो उसे जो वक्त से पहले ही भविष्य जानता है। एक गूढ़ हस्ताक्षर, सप्तविद। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, लगता है दरबार में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। 7 जासूस,
और एक विश्वासघात। पर ये कौन सप्तविद है? बीरबल मुस्कराया। महाराज, खेल चालू हो गया है। हमें सत्य को नकाब के पीछे से ढूंढना होगा। बीरबल ने सबसे पहले तफ्तीश की शुरुआत की। दरबार से जुड़े 7 ऐसे व्यक्ति सामने आए जो हाल ही में अलग अलग इलाकों से आए थे और जिन्होंने खुद को गुप्तचर या विशेष सेवक बताया था। ये थे 7 जासूस। 1. अग्निवेश, दक्षिण से आया हुआ योद्धा, तेज नजर और शांत चाल। 2. बलवंत सेन, पश्चिम के गुप्तचर दल से, चुपचाप सबको घूरता रहता था। 3. नरहरि, एक ज्योतिषाचार्य जो भविष्यवाणी कर सबको चौंकाता। 4. रोशन मियां, एक कवि जो हर बात कविता में कहता। 5. विक्रमजीत, एक व्यापारी जो कहता था कि व्यापार के बहाने जासूसी करता है। 6. छिनकंठ, एक भिक्षुक लेकिन दरबार के रहस्यों की गहरी जानकारी रखता था। 7. अशरफी लाल, एक स्वर्णकार जो महल की तिजोरियों की देखरेख कर रहा था। बीरबल ने सबको बुलवाया और सामने रखी वही गूढ़ पहेली। 7 चेहरे, 7 वचन, पर एक ही धोखा। ढूंढो उसे जो वक्त से पहले ही भविष्य जानता है। बीरबल ने सबकी आंखों में देखा और एक एक से सवाल पूछने शुरू किए। नरहरि बोला, मुझे तो साफ लगता है कि ये वाक्य मेरी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि मैं ही भविष्य बताता हूं। बीरबल बोला, तो तुमने ही ये लिखा? नरहरि झेम गया, नहीं, मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद उलझन में हूं। रोशन मियां बोला, मैं शायर हूं। शायरी ही मेरा अंदाज है। मैं ऐसा लिखता हूं, पर ऐसा संदूक देना मेरी शैली नहीं। अग्निवेश बोला, मुझे लड़ाई करनी आती है, पहेलियां नहीं सुलझानी। बीरबल मुस्कराया, जो पहेली से घबरा जाए वो दोषी नहीं हो सकता, जो उसमें खो जाए वो भी निर्दोष होता है, लेकिन जो उसका अर्थ बदल दे वही सबसे बड़ा संदेहास्पद होता है। बीरबल ने उस कागज को तेल में डुबोकर धूप में सुखाया। उसमें एक छिपी इबारत दिखाई दी। शुक्रवार की तीसरी पहर जब तिजोरी खुली, एक ऐसा हाथ वहां था जो वहां होना नहीं चाहिए था। बीरबल ने कहा, महल की तिजोरी शुक्रवार दोपहर को तो बंद रहती है, तो फिर उसे खोला किसने? राजमहल के रक्षक ने कहा, सिर्फ स्वर्णकार अशरफी लाल अंदर गया था। कह रहा था कि सोने की छड़ों की गिनती करनी है। बीरबल ने देखा पहला सुराग। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो 7 को एक विशेष ज्ञान परिषद में बुलवाया। वहां बीरबल ने कहा, हमने गूढ़ मंत्रियों से 3 विशेष प्रश्न प्राप्त किए हैं। जो इनके उत्तर देगा वही सच्चा जासूस होगा। सवाल 1, अगर तुम्हारे पास सत्य, भय और लोभ खड़े हों तो किसे मारोगे? अग्निवेश बोला, भय को मारूंगा। बलवंत सेन बोला, लोभ को मारूंगा। नरहरि बोला, मैं सत्य को सुला दूंगा ताकि बाकी 2 शांत हो जाए। रोशन मियां बोला, मैं कविता में तीनों को पिघला दूंगा। विक्रमजीत बोला, मैं तीनों से सौदा करूंगा। छिनकंठ बोला, मैं खुद को मार दूंगा ताकि बाकी न रहें। अशरफी लाल बोला, मैं सत्य को छुपा दूंगा, बाकी 2 खुद ही खत्म हो जाएंगे। बीरबल ने ध्यान से देखा। जो सत्य को छुपाना चाहता है वही झूठ का सबसे बड़ा साथी होता है। बीरबल ने गुप्त रूप से तिजोरी की तली को खोदवाया। वहां एक छिपा हुआ छोटा संदूक मिला, जिसमें कई नकली आदेश पत्र और दरबार की गोपनीय योजनाओं की प्रतिलिपियां थी। साथ ही उसमें मिला एक हस्ताक्षर, सप्तविद एल, यानी अशरफी लाल। बीरबल ने पूरी दरबार में सबके सामने घोषणा की, सप्तविद कोई और नहीं, अशरफी लाल है। ये स्वर्णकार नहीं, दुश्मन राज्य का गुप्तचर है, जो 7 चेहरों में एक बनकर आया और हमारे राज्य की योजनाएं चुरा रहा था। अशरफी लाल ने भागने की कोशिश की, पर पकड़ा गया। अंतिम दृश्य, बीरबल की चतुराई का सम्मान। अकबर बोले, बीरबल, तुमने इस गूढ़ पहेली को इतने धैर्य और बुद्धि से सुलझाया जैसे कोई संगीतकार सुरों को पकड़ता है।
बीरबल मुस्कराया, महाराज, दरबार में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, झूठी चुप्पी होती है, और सबसे बड़ा साथी प्रश्न पूछने की कला। अकबर ने बीरबल को मस्तिष्क रत्ना की उपाधि दी और आदेश दिया कि बीरबल के इस कारनामे को राज्य भर में सुनाया जाए, ताकि सब जाने, जहां 7 जासूस हो वहां एक बीरबल ही काफी होता है। बीरबल और सच का उल्टा शहर। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही महल में बैठे थे जब एक अजीब सा बुजुर्ग दरबार में घुस आया। उसका सिर उल्टा पगड़ी से ढका था, कपड़े भी अजीब ढंग से उल्टे पहने हुए थे। उसने जोर से ऐलान किया, मैं आया हूं सच के उल्टा शहर से, जहां हर झूठ सच है और हर सच झूठ। मैं यहां अपनी खोई हुई ईमान की थैली ढूंढने आया हूं। सारा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल की आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। बीरबल ने उस व्यक्ति से बात की, बुजुर्ग, आप कौन हैं? मैं हूं धर्मदास उल्टे चंद, उल्टापुरा नगर का चौकीदार। बीरबल को चुनौती मिली, अगर आप हमारे नगर में एक दिन टिक जाएं और हमारी सच्चाई को पहचान ले तो ईमान आपकी हो जाएगी, वरना आप भी झूठ में फंस जाएंगे। अकबर को मजा आया और उन्होंने बीरबल को उल्टापुरा भेजने का आदेश दिया। बीरबल जैसे ही उल्टापुरा पहुंचे, एक सिपाही ने उन्हें रोका। तुम चोर हो, इसलिए तुम्हारा स्वागत है। बीरबल बोला, अगर मैं चोर हूं तो तुम मुझे क्यों आने दे रहे हो? सिपाही मुस्कराया, क्योंकि यहां चोर ही सबसे ईमानदार होते हैं। बीरबल को समझ में आ गया, इस नगर में हर बात उल्टी है, हर नियम विपरीत। बीरबल को नगर की अदालत में ले जाया गया। वहां एक न्यायाधीश बैठा था, जिसने साफ कहा, बीरबल, तुम्हारा अपराध है, तुम सच बोलते हो, ये हमारे नगर के नियमों के खिलाफ है। बीरबल ने बचाव किया, मैं झूठा हूं। न्यायाधीश मुस्कराया, अरे वाह, अब तुम सच कह रहे हो, इसलिए दोषी हो। बीरबल चुप रह गया। न्यायाधीश बोला, तुम्हें सजा दी जाएगी, सोने का हार इनाम में। अब बीरबल उलझन में पड़ गया, सजा में नाम? तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मुझे मेरे बेटे की चोरी की सजा दो, क्योंकि उसने मुझे रोटी दी थी। बीरबल सोच रहा था, ये शहर वाकई सच का उल्टा है। बीरबल को नगर का एक नेता मिला, जो रोज जनता से कहता, मैं सबसे बड़ा झूठा हूं, मैं कभी विकास नहीं करूंगा। जनता ताली बजा रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हें क्यों पसंद करते हैं लोग? नेता हंसकर बोला, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो उल्टा होता है, इसलिए सच में मैं अच्छा हूं, और सच बोलने वाले यहां सबसे खतरनाक माने जाते हैं। बीरबल अब उलझ गया था। वो वापस लौटना चाहता था, लेकिन बिना ईमान की थैली पाए वो हार मानना नहीं चाहता था। उसने नगर के सबसे चतुर वृद्ध को चुनौती दी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी ही बात से हराकर सच साबित कर दूं तो मैं ईमान ले जा सकता हूं। वृद्ध बोला, हां, पर तुम्हें झूठ ही बोलना होगा। बीरबल बोला, ठीक है, तो सुनो, मैं तुमसे हार जाऊंगा। अब वृद्ध सोच में पड़ गया, अगर बीरबल झूठ बोल रहा है तो वो नहीं हारेगा, यानी वो जीतेगा। पर अगर वो सच बोल रहा है कि वो हारेगा तो भी वो जीतेगा, यानी बीरबल ने झूठ बोलकर भी सच कह दिया और वृद्ध हार गया। बीरबल को एक पुराना संदूक मिला, उस पर लिखा था, जो सत्य को झूठ में बदल सके वही असली ईमानदार है। वो थैली लेकर दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? बीरबल बोला, महाराज, सच का उल्टा शहर हमें यही सिखाता है, जब झूठ आम हो जाए तब सच बोलने के लिए भी चतुराई चाहिए। ईमानदारी केवल सीधे बोलने में नहीं, सही वक्त पर सही चाल चलने में है। मोरल बटा सीख, हर सत्य को सीधे कह देना बुद्धिमानी नहीं। कभी कभी सत्य को भी चतुराई से कहना पड़ता है ताकि वह सुना जा सके। जब दुनिया उल्टी दिशा में भाग रही हो तब समझदारी ही असली ईमानदारी है। बीरबल की दिमागी खेल और दरबारी चालें। एक दिन अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल,
दरबार अब बहुत सीधा साधा हो गया है। कोई उलझन, कोई चाल, कोई टेढ़ापन नहीं बचा। बीरबल ने कहा, तो क्यों न कुछ दरबारी चालें आजमाई जाए और एक दिमागी खेल रचा जाए। ऐसा खेल जिसमें चालबाजों को उनकी ही चाल में फंसा दिया जाए। अकबर मुस्कराया, बस फिर क्या। दरबार अब महज फैसला देने की जगह नहीं, एक अखाड़ा बनेगा जहां दिमाग ही तलवार होगी। पहला खेल, 4 सवाल और 1 राजा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से दरबार में दिमागी खेल शुरू होंगे। पहला खेल, जो दरबारी 4 सवालों के जवाब बिना सोचे फटाफट दे देगा, उसे 100 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। लेकिन अगर एक भी उत्तर झूठा या भ्रमित हुआ तो उसे 1 दिन का राजसी जेल मिलेगा। पहला उठा मंत्री राजभूषण। बीरबल मुस्कराया और 4 सवाल फेंके। 1, अगर सूरज पश्चिम से उगे तो क्या होगा? 2, क्या गधा दरबार चला सकता है? 3, अगर बादशाह सेवक बन जाए तो पहला काम क्या करेगा? 4, तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? राजभूषण हड़बड़ाया और बोल बैठा। 1, तब धरती उल्टी घूमेगी। 2, शायद चला सकता है अगर बाकी गधे साथ दे। 3, झाड़ू पकड़ेगा। 4, मैं सबसे चालाक हूं। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, इसका आखिरी जवाब खुद ही साबित कर रहा है कि ये खुद को सबसे चालाक कहने वाला मूर्ख है। बीरबल बोला, सेनापति, 1 दिन की सैर कराइए इन्हें रॉयल जेल में। राजभूषण शर्मिंदा होकर चला गया। दूसरा खेल, दरबारी चाल, नकली मंत्री की घुसपैठ। 3 दिन बाद एक नया मंत्री आया। नाम बताया विश्राम राय। चेहरा गंभीर, बातों में मिठास, हाथ में बड़ी सी फाइल और जुबान में कूटनीति। उसने कहा, मैं दक्षिण से भेजा गया विशेष दूत हूं। युद्ध नीति पर विशेष सलाह देने आया हूं। अकबर प्रभावित हुआ। बीरबल चुप रहा। 3 दिन बाद दरबार में अचानक अकबर का मोहरधारी संदूक गायब हो गया। शक बीरबल ने नहीं, अकबर ने किया। बीरबल, ये तो उसी दिन से हुआ जब तुमने दरबार के भंडार को दिखाया। क्या तुम्हें इस पर नजर नहीं रखनी थी? बीरबल शांत रहा। बोला, महाराज, चोर वही होता है जो बहुत ज्यादा जानता हो लेकिन सवाल कम पूछे। मैं जानता हूं चोर कौन है, पर पहले एक आखिरी खेल खेलना होगा। तीसरा खेल, 3 सुराग और 1 चोर। बीरबल ने घोषणा की, कल दरबार में हर मंत्री से 3 सवाल पूछे जाएंगे और जवाबों से हम पता करेंगे कि चोर कौन है। लेकिन ध्यान रहे, जवाब में तुक, डर या झूठ हुआ तो समझिए वही चोर है। विश्राम राय सबसे पहले आया। बीरबल ने पूछा, 1, अगर तुम्हें अकबर के कमरे में ताले खोलने का मौका मिले तो क्या करोगे? 2, रात को सबसे ज्यादा नींद किस समय आती है? 3, अगर संदूक तुम्हारे बिस्तर के नीचे मिले तो क्या कहोगे? विश्राम राय घबराया। 1, मैं अकबर की तस्वीर देखूंगा। 2, जब सपनों में सिक्के गिरते हैं। 3, मैं कहूंगा, ये तो चमत्कार है। बीरबल मुस्कराया। महाराज, चोर यही है। अकबर चौंका। कैसे? बीरबल बोला, जो व्यक्ति ताले देखे और तस्वीर की बात करे, जो सपनों में सिक्के देखे और संदूक मिलने पर चमत्कार कहे, वही असली चोर है। बाकियों ने साफ और सीधे उत्तर दिए थे। अकबर ने तुरंत सैनिकों को संकेत किया। विश्राम राय के वस्त्रों के भीतर से संदूक की चाबी और नकली आदेश पत्र निकले। चौथा खेल, बीरबल की चुनौती, बुद्धि बनाम चाल। अब दरबार में दरबारियों का झुंड बीरबल से चिढ़ने लगा था। उन्होंने सोचा, अब की बार बीरबल को एक खेल में हरा दिया जाए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। बीरबल को एक मकान में बुलाया गया जहां उसे 3 कमरे दिए गए। 1, पहला कमरा, जिसमें 3 दरबारी एक एक पहेली पूछेंगे। 2, दूसरा कमरा, जिसमें हर वस्तु उल्टी पड़ी होगी। 3, तीसरा कमरा, जिसमें आवाजें आएंगी लेकिन कोई दिखेगा नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल भ्रमित हो जाएगा। पहले कमरे में दरबारी ने पूछा,
ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटे उतनी बढ़ती जाती है? बीरबल बोला, ज्ञान और बुद्धि। दूसरा बोला, ऐसा क्या है जो दिखे ना, पर पकड़ लो तो सब सुलझ जाए? बीरबल बोला, ध्यान। तीसरा बोला, ऐसा कौन है जो दरबार में होकर भी अदृश्य रहता है? बीरबल मुस्कराया, तुम सबकी चालबाजी। दूसरे कमरे में बीरबल ने देखा, दर्पण उल्टा, तख्त नीचे गिरा हुआ, मोमबत्तियां उल्टी जल रही थी। उसने कहा, जैसे ये कमरा उल्टा है वैसे ही चाल उल्टी है, इसलिए मैं भी उल्टा सोचूंगा। और उसने सबको सीधा कर दिया। तभी दीवार से एक पुर्जा गिरा। बीरबल को भ्रम में डालने की योजना, दस्तखत, मंत्री नीलवर्धन। तीसरे कमरे में आवाज आई, तुम अब कभी बाहर नहीं जा सकते। बीरबल बोला, जो दीवारें बोलती हैं वो डरती है, जो डरता है वो झूठ बोलता है, और मैं सिर्फ सच्चाई को सुनता हूं। वो बाहर आया, दरबारियों की चाल पकड़ ली और सबके सामने बोला, बुद्धि के खिलाफ चाल चली जाए तो चाल खुद उलझ जाती है। अंतिम मोड़, अकबर की परीक्षा। अकबर ने अंत में बीरबल से पूछा, अब बताओ, इन खेलों में सबसे बड़ा सबक क्या मिला? बीरबल बोला कि बुद्धिमान वही होता है जो मुस्कान में तलवार छुपा ले और चाल में चरित्र पहचान ले। और हर दरबार में सबसे बड़ा खेल इंसान को पढ़ना होता है, शतरंज नहीं। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, आज का दिन दरबार का नहीं, तुम्हारे दिमाग का पर्व है। लेकिन बीरबल के दिमागी खेल कभी समाप्त नहीं होते। अगले खेल में मिलते हैं, जब अकबर बन गया सेवक और बीरबल बना राजा। एक दिन की अजीब परीक्षा। एक दिन अकबर दरबार में उब गया था। सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। दरबारी वही सवाल, वही जवाब, और बीरबल की वही चतुराई। अकबर ने अचानक घोषणा की, कल दरबार में कुछ अलग होगा। मैं राजा नहीं, सेवक बनूंगा। और बीरबल, तुम एक दिन के लिए सम्राट बनोगे। सारे दरबारी चौंक गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, जैसी आज्ञा सम्राट अकबर सेवक जी। अगली सुबह राजमहल का दृश्य ही बदला हुआ था। बीरबल रेशमी वस्त्रों में, मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठा था, और अकबर एक सफेद धोती, कमर में तौलिया, सिर पर पानी का कलश और हाथ में झाड़ू लिए दरबार की सफाई कर रहा था। राजा बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ओ सेवक अकबर, दरबार की कुर्सियां सही रखो, और हां, मेरे लिए केसर वाला दूध लाना मत भूलना। दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। तानसेन ने धीरे से सितार बजाना शुरू किया ताकि हंसी ढक जाए। अकबर मुस्कुराकर बोला, जी महाराज बीरबल, अभी लाया। पहली अजीब शिकायत। एक ग्रामीण किसान दरबार में आया और बोला, महाराज बीरबल, मेरे खेत में मेरी गाय रोज गाना गाती है, लेकिन कल उसने गाना बंद कर दिया। ये जरूर पड़ोसी की नजर है। राजा बीरबल ने आदेश दिया, सेवक अकबर, जाओ, गाय के सामने राग दरबारी गाओ, देखो गाने लगती है या नहीं। अकबर को खुद जाकर गाय के सामने गाना पड़ा। गाय मेरी माता है। गाय ने भूम भो की और किसान खुशी से झूम गया। देखा, अब ठीक हो गई। दूसरी मजेदार समस्या। एक दरबारी रोते हुए आया, महाराज, मेरी टोपी बोलती थी, आज चुप है। बीरबल बोला, सेवक अकबर, जरा टोपी कान से लगाओ, क्या कह रही है? अकबर ने टोपी पहन ली और बोला, ये टोपी कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें हंसाना मेरा काम है। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। बीरबल ने झूठे टोपी वाले को एक रंग बिरंगी पगड़ी दी और कहा, आज से तुम दरबार के मजाक मंत्री हो। असली परीक्षा शुरू होती है। अब बीरबल ने कुछ असली फरमान देने शुरू किए। सभी दरबारियों को हफ्ते में एक बार किसी गरीब की मदद करनी होगी। राजकोष से हर महीने गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाया जाएगा। और सबसे मजेदार, हर दरबारी को महीने में एक दिन किसी नौकर का काम करना होगा। अकबर ने झाड़ू हाथ में ही ताली बजाई। वाह बीरबल,
ये तो असली न्याय है, दोपहर में घमासान। अब बीरबल ने सेवक अकबर को अपनी थाली में खाना परोसने का हुक्म दिया। अकबर ने पूछा, क्या परोसूं महाराज? बीरबल बोला, जो तुम रोज खाते हो, लेकिन ध्यान रहे नमक जरा ज्यादा न हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए खिचड़ी, आलू टमाटर और मिठाई परोसी। बीरबल ने चखते ही कहा, सेवक अकबर, नमक थोड़ा ज्यादा है। अकबर ने झुककर कहा, महाराज बीरबल, स्वाद में गलती हुई, सजा दीजिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब 10 बार झाड़ू घुमाओ और फिर गाना गाओ। अकबर ने सबके सामने ऐसा ही किया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंत की ओर अकबर की चाल। अब अकबर ने एक आखिरी चाल चली। वो एक नकली दरबारी बनकर बोला, महाराज बीरबल, आपने तो अच्छा शासन चलाया, लेकिन असली राजा की असली जिम्मेदारी युद्ध में होती है। क्या आप युद्ध जीत सकते हैं? बीरबल बोला, अगर सामने वाला दुश्मन भी बुद्धिमान हो तो युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। और वो तो आपके पास भी नहीं था जब आपने झाड़ू पकड़ी। अकबर जोर से हंसा, अरे बीरबल, एक दिन का राजा बनाकर तुमने तो असली शासन सिखा दिया। राजा और सेवक वापस अपनी जगह। अगले दिन अकबर फिर से सिंहासन पर थे और बीरबल अपनी जगह। अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि राजा वही नहीं होता जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वो होता है जो न्याय करे, सबकी सुने और हंसी के साथ देश को जोड़ ले। और तभी एक दरबारी चिल्लाया, महाराज, मेरी छतरी आज उड़ गई, शायद वो भी राजा बनना चाहती है। दरबार में फिर ठहाका गूंजा और अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो उसे बीरबल के पास भेज दो। समाप्त। लेकिन हंसी और बीरबल की बुद्धि का कोई अंत नहीं होता। एक बीरबल और भविष्यवाणी का तिलस्म भाग 1। जब एक तांत्रिक ने कहा, बीरबल की मौत 7 दिन में निश्चित है। प्रारंभ। जब दरबार में आई एक अजीब भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक अजीब सा तांत्रिक आया। लंबी जटाएं, ललाट पर राख की लकीरें और आंखों में तेज। उसने सीधे अकबर की ओर देखा और गरजते हुए कहा, जहांपनाह, एक खतरनाक तिलस्म टूट चुका है और इसका प्रभाव सीधे आपके सबसे प्रिय मंत्री पर पड़ेगा। अकबर चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तांत्रिक बोला, 7 दिन के भीतर बीरबल की मृत्यु हो जाएगी। ये लिखा जा चुका है और इस भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया, तांत्रिक महाराज, आप भविष्य देखते हैं या डर फैलाते हैं? तांत्रिक मुस्कुराया, जब 7वें दिन की रात आएगी तब मेरी बात याद आएगी। और वो तेज धुएं में गायब हो गया। दरबार में बेचैनी। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को दरबार से छुट्टी दे दी और महल में सुरक्षा बढ़ा दी। बीरबल आराम से अपने बगीचे में बैठकर आम खा रहे थे। राजा के जासूसों ने खबर दी, तांत्रिक सच्चा है, उसने इससे पहले 2 राजाओं की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और दोनों की जान सच में गई। अकबर के माथे पर पसीना था। बीरबल की प्रतिक्रिया। बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा, मोहर लगाई और उसे अकबर को दिया। जहांपनाह, ये लिफाफा मेरी मृत्यु के अगले दिन खोलिएगा। राजा बोले, बीरबल, ये मजाक का वक्त नहीं है। बीरबल, मजाक नहीं है, भविष्य का जवाब है। 5वां दिन, रहस्यमयी घटनाएं शुरू। बीरबल के घर के पास से एक साधु गायब हो गया। 6ठे दिन दरबार के खजाने से कुछ गहने चोरी हो गए। और 7वें दिन एक खौफनाक रात आई, जिसमें आंधी, काली परछाइयां और बीरबल का अचानक गायब हो जाना दरबार को हिला गया। अंत में अगली सुबह सब लोग बीरबल की तलाश में थे, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अकबर ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला और अंदर लिखा था, अगर मौत सच में आती तो मैं उससे पहले ही बात कर लेता, लेकिन ये तांत्रिक मेरी ही तरह चालाक है, बस उसकी चाल अधूरी रह गई। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं और इस बार वो बच नहीं पाएगा।
क्या बीरबल तांत्रिक के जाल में फंस गया है, या ये सब बीरबल की ही कोई गहरी योजना है? और कौन है वो तांत्रिक जो मौत की भविष्यवाणी करता है? जाने अगले भाग में। बीरबल बना मृत्यु का सौदागर, तिलस्मी जंगल की लड़ाई। जहां पनाह की बेचैनी और बीरबल का संदेश। बीरबल के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। अकबर परेशान थे, न नींद न चैन। दरबार भी सुना पड़ा था। बीरबल के लिफाफे ने उनकी उम्मीद जगाई थी। लेकिन अगर बीरबल किसी योजना पर है तो इतनी देर क्यों? तभी महल के एक खुफिया दूत ने आकर बताया, बीरबल को आखिरी बार नकवन नाम के रहस्यमयी जंगल की ओर जाते देखा गया है, जहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा। नकवन का रहस्य। नकवन एक जंगल जो दिन में भी अंधेरे में डूबा रहता था। कहते हैं वहां अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, पेड़ अपने आप हिलते हैं, और जमीन पर चलना मतलब खुद मौत को बुलावा देना। बीरबल अकेले उसी जंगल में घुस गया था, और वहां उसका सामना हुआ। तांत्रिक से नहीं, उसके असली रूप, मृत्यु के सौदागर से। मौत के सौदागर की चाल। एक विशाल गुफा में आग के चारों ओर तांत्रिक खड़ा था। अब वो सामान्य साधु नहीं, बल्कि एक भयंकर मायावी शक्ति वाला प्राणी बन चुका था। उसने बीरबल से कहा, तेरा ज्ञान तेरी ताकत है, और मेरी चाल तेरा काल। तू मरेगा ताकि तेरे जैसे लोग डरें और मेरी ताकत बढ़े। बीरबल मुस्कराया, तू मौत के सौदागर हो सकता है, पर मैं चाल का बादशाह हूं। बीरबल की चाल मृत्यु को भी मात। बीरबल ने पहले ही एक खास दवा जंगल में प्रवेश से पहले पी थी, जिससे उसकी धड़कनें कुछ घंटे तक धीमी पड़ जाएं। ऐसा लगे जैसे वो मरा हो। जब सौदागर ने सोचा बीरबल मर गया है, वो निश्चिंत होकर असली रूप में प्रकट हुआ। उसी समय बीरबल ने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसकी तलवार चली, तांत्रिक की तिलस्मी शक्ति टूटने लगी। लेकिन एक जोरदार विस्फोट हुआ, और तांत्रिक धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। बीरबल महल लौट आया। अकबर ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या अब वो तांत्रिक खत्म हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, वो अभी मरा नहीं। उसकी शक्ति का एक हिस्सा अब किसी और में प्रवेश कर चुका है, और अगली बार वो किसी और रूप में आएगा। शायद दरबार के ही किसी मंत्री के चेहरे में। दरबार सन्न रह गया। क्या बीरबल अगली बार पहचान पाएगा तांत्रिक का बदला रूप? क्या मौत का सौदागर दरबार के अंदर है? जाने अगले भाग में। राजमहल का भेदिया। कौन है तांत्रिक का अगला चोला? दरबार में गूंजती एक अजीब हंसी। बीरबल के लौटते ही सबने राहत की सांस ली, पर उसकी एक बात ने सबका दिल डरा दिया। तांत्रिक की शक्ति अब किसी और में प्रवेश कर चुकी है, और वो महल के भीतर है। उस रात महल के गलियारों में अजीब सी हंसी गूंजी, धीमी, डरावनी, और मानो किसी की आत्मा अंदर छुपी हो। अकबर ने तुरंत सारे दरबारियों से पूछताछ करवाई, पर सभी ने अनजान होने का दावा किया। बीरबल ने बस एक बात कही, अब खेल चाल से आगे बढ़ेगा, शतरंज की बिसात पर। बीरबल की बिसात। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक घोषणा हुई। राजा एक विशेष पूजा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी मंत्रीगण और दरबारी एक एक कर अपना भाग्य तौलेंगे, एक रहस्यमयी अग्निकुंड में। इस अग्निकुंड को बीरबल ने स्वयं तांत्रिक मंत्रों से तैयार करवाया था। कहते हैं, अगर कोई उसमें झूठ बोलता है या मन में छल होता है, तो उसकी परछाई पल भर के लिए बदल जाती है। अग्निकुंड की परीक्षा। सभी दरबारी एक एक करके आगे आए। वजीर, सेनापति, रसोइया, फकीर, सभी की परछाई सामान्य रही। पर जब एक दरबारी जिसका नाम नकीब खान था अग्निकुंड के सामने आया, उसकी परछाई पल भर के लिए 3 सिरों वाली राक्षसी छाया में बदल गई। सभी चौंक गए। बीरबल चिल्लाया, यही है तांत्रिक का अगला चोला। भयंकर मुठभेड़ और एक नई साजिश। नकीब खान की आंखें लाल हो गई। उसने जमीन पर हाथ मारा
और अचानक पूरे दरबार में धुआं फैल गया। अंधकार छा गया। बीरबल और वो नकली दरबारी आमने सामने थे। एक जबरदस्त युद्ध हुआ। तलवारें चमकी, मंत्र गूंजे और अंत में बीरबल ने उसे एक शक्ति पिंजरे में कैद कर लिया। पर तभी वो भेदिया बोला, तुमने मुझे पकड़ लिया, पर तिलस्म अब खुल चुका है। अब वो जाग चुका है जो 1000 साल से सो रहा था। एक खंडहर की ओर इशारा। उसने मरने से पहले एक कागज बीरबल की ओर फेंका, जिसमें लिखा था, जहां चांद की छाया कभी नहीं पड़ती, वहां से शुरू होगा सच्चा खेल, और वहां मिलेगा मृत्यु का असली देवता। बीरबल ने वो कागज अकबर को दिखाया और भविष्यवाणी का तिलस्म, ये कोई मामूली तांत्रिक नहीं था जहां खंडहर का रहस्य, ये तो किसी बहुत बड़े आत्माएं प्राचीन तिलस्म की शुरुआत है। एक रात अब हमें जाना होगा के बिना चंद्र छाया राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े बीरबल की नजर दूर क्षितिज पर थी। क्या है वो खंडहर जहां चांद की छाया तक नहीं पड़ती? कागज कौन है जहां चांद की छाया कभी नहीं पड़ती? क्या बीरबल ने इस पुरानी किताबें खंगाली? जब दुश्मन इंसान नहीं, कोई शापित आत्मा है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच एक खंडहर है, सूर्यरात्रि गुफा। वहां सदियों से न चांद की रोशनी पहुंची है, न सूरज की। बीरबल और उसका विश्वसनीय रक्षक धीरू एक काफिले के साथ जंगल की ओर बढ़े। पर जैसे जैसे वे खंडहर के करीब पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की चहचहा बंद, हवा भारी और पेड़ अपने आप करवट ले रहे थे, मानो उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो। धीरू ने डरते हुए कहा, मालिक, ये जगह जिंदा है, ये हमें देख रही है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और हम उसका सच देखने आए हैं। खंडहर की सीमा पर पहली परीक्षा। खंडहर के मुख्य द्वार पर 2 पत्थर के राक्षस खड़े थे। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, दोनों में से एक पत्थर हिला और आवाज आई, अगर तू जीवित प्रवेश करना चाहता है तो मृत्यु का उत्तर दे। बीरबल चौंका। आवाज 2 विकल्प देती है। मृत्यु क्या है? अंत या एक नया प्रारंभ? जवाब 2 वरना प्रवेश निषेध। बीरबल बिना सोचे बोले, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का नया आरंभ है। दरवाजा खुल गया। धीरू की सांसें थम गई। खंडहर के अंदर अतीत की आत्माएं। खंडहर अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। चारों ओर धुंध थी। दीवारों पर पुराने चित्र, तांत्रिक युद्धों, आत्माओं के बंधन और एक रहस्यमयी सिंहासन के। तभी बीरबल को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ गए हो। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा अधजला फकीर सामने आया। उसने कहा, जिसे तुम मृत्यु का देवता मानते हो, वो एक इंसान था, पर उसने आत्माओं की शक्ति को बांधकर खुद को अमर बनाने की कोशिश की। अब वो सो रहा है, पर तुम्हारे आने से वो जाग सकता है। अचानक एक हलचल। फकीर ने बीरबल को एक पत्थर की किताब दी। ये ग्रंथ उसकी आत्मा को काबू करने की आखिरी कुंजी है। पर तभी जमीन कांपने लगी। खंडहर की दीवारें फूटने लगी। एक पत्थर की कब्र फट गई और उसके अंदर से निकली एक जलती हुई लाल आंखें, जो इंसानी नहीं थी। फकीर चिल्लाया। वो जाग गया और फिर एक तेज रोशनी फैली। धीरू और बीरबल अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े और सामने खड़ा था वो प्राचीन शक्ति, मृत्यु का देवता, जो अब तांत्रिकों का राजा बन चुका था। अब सवाल यह है, क्या बीरबल अकेले उस अमर शक्ति का सामना कर पाएगा? क्या वो ग्रंथ उस आत्मा को बांधने में मदद करेगा? या क्या बीरबल का अंत अब तय है? जाने अंतिम और सबसे रहस्यमयी भाग में, अमरता का युद्ध, जब बीरबल ने समय को हराया। पहला दृश्य, मृत्यु के सिंहासन पर बैठा अमर तांत्रिक। खंडहर की गहराइयों में एक चक्रवात उठा, धूल, मंत्र और भय का तांडव। बीचों बीच खड़ा था वो रहस्यमयी तांत्रिक, जिसकी आंखों में जलते अंगारे थे। उसने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैंने समय को बांधा है, मृत्यु को जीता है, अब तेरा भी अंत यही होगा। बीरबल ने डर नहीं दिखाया, बल्कि धीरे से अपनी पगड़ी उतारी
और बोला, जो अमरता के भ्रम में जी रहा हो वो मर चुका होता है। दूसरा दृश्य, आत्माओं की रिहाई का मंत्र। बीरबल ने फकीर द्वारा दिया गया पत्थर ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, जो सत्य को जाने वही तांत्रिक की आत्मा को बांध सकता है। बीरबल ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ा, मृत्युनाथाय स्वाहा। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये मंत्र मेरे आत्मिक बंधन को खोल देगा, मेरी अमरता छिन जाएगी। तभी खंडहर की दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगी, हजारों बंद आत्माएं जो सदियों से कैद थी। तीसरा दृश्य, समय का युद्ध। तांत्रिक ने जमीन से आग उगली, आकाश से बिजली गिरी। बीरबल को घेरने लगी एक कालघड़ी जो उसे भूत, वर्तमान और भविष्य में फंसाने आई थी। लेकिन बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं अकबर का मंत्री नहीं, ज्ञान का प्रतिनिधि हूं। और वो आत्माओं से बोला, जिसने तुम्हें बांध रखा था आज वही पहला कमजोर है। समय को जीतना है तो नया बांधो से। दरबार से लौटते समय बीरबल को वो रहस्यमयी कागज याद आया, मैं अमर में लिखा था, मैं अब मिली विक्रमादित्य की आत्माओं ने उसकी शक्ति उसी रात सपने में बीरबल को में एक चमकदार द्वार देखा। चौथा दृश्य, सिंहासन पर बैठे विक्रमादित्य, गुफा में उजाला भर गया, पुतलियां, दीवारें चमकने लगी। बीरबल, खंडहर, तेरा परीक्षा का काल अभी पूरा नहीं हुआ, अब शांति का मंदिर तुझे वो प्रश्न हल करना होगा। धीरू दौड़ता हुआ, किसी ने किया मालिक, न किसी ने सोचा, आप जिंदा है। दूसरा, मैंने तो सोच लिया विक्रमादित्य की आत्मा बन गए और 32 पुतलियां। बीरबल मुस्कुरा कर बोला, एक तेज तूफान के आत्मा बनता अचानक तो तुझे तंग करता नगरी में पहुंचता है। पांचवा दृश्य, ऊंचा मार में वापसी और उसके ऊपर गद्दी पर विक्रमादित्य की आत्मा। बीरबल नहीं लौटे और बैठी थी। क्या वो भविष्यवाणी सच थी? पुतलियां। तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करता है, एक में बुद्धिमत्ता, धूल से सना विक्रमादित्य चेहरे पर वही बीरबल विश्वास। तुमने तंत्र पूरे दरबार में तालियां और भविष्य सबको मात दी। अकबर बोला, लेकिन क्या तुम अपनी अहमता को भी हरा सकते हो? सच में मृत्यु के देव से लड़े? बीरबल मुस्कुराया। अंतिम युद्ध, जहाँ विश्वास, बीरबल को एक दर्पण दिखाया गया, पराजित होती है, जिसमें उसके सारे घमंड, मोरल, चालाकी, असली अमरता, ज्ञान, क्षण दिख रहे, सेवा और साहस। बीरबल शांत रहा, तंत्र में नहीं बोला, और अगर मेरी बुद्धि ने किसी को पीड़ा सच्चाई की होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी, यही खत्म नहीं होती। लेकिन अगर मेरी चालाकी में बीरबल मासूम को बचाया होता है तो वो मेरा धर्म है। पुतलियां मुस्कुराई, बांध सकता है, एक जीवन को उनके हाथ में दीपक जले। अब मिलिए और विक्रमादित्य की आत्मा से। अब क्या बीरबल मंत्री नहीं, अब विक्रमादित्य के रहस्य से बन चुका। चौथा दृश्य, इतिहास की सबसे पुरानी आत्मा और उससे कोई प्रश्न पूछेगी। सुबह अकबर के पास एक दिव्य रथ आकर रुका। बीरबल उसमें से उतरे, शांत, स्थिर, लेकिन उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अकबर बोला, कहाँ गए थे तुम? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां बुद्धिमानों की आत्माएं जन्म लेती है और घमंड वही दम तोड़ता है। अंतिम मोड़, भविष्य की भविष्यवाणी। बीरबल जब अपने कक्ष में पहुंचे, उन्हें एक आखिरी पंक्ति लिखी मिली, अब तुझे मिलना है उससे जो खुद को भगवान मान बैठा है, जिसकी चालाकी तुझसे भी तेज है। क्या बीरबल अपने समान को हरा पाएगा? सीख, मोरल, जहां अहंकार खत्म होता है वही सच्चा ज्ञान शुरू होता है। जो खुद से जीता वही सचमुच विजेता है। और इस तरह समाप्त होती है अकबर बीरबल की सबसे रहस्यमयी, बुद्धिमत्ता से भरी और आत्मा को छू जाने वाली कथा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बीरबल कहीं न कहीं आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो अपनी समझ से अन्याय को हराता है। एक जब बीरबल ने ढूंढा नकली अकबर और दरबार में हो गई दो बादशाहों की जंग। अगर दरबार में दो अकबर आ जाएं, एक असली एक नकली, तो बीरबल किसका साथ देगा? क्या वो असली को पहचानेगा या नकली को ताज सौंप बैठेगा? एक दिन सुबह महल के द्वार पर पहरेदारों ने किसी को आते देखा। राजसी पोशाक में, रौबदार चाल, बड़ी मूंछें और एक ही हुंकार, मैं हूं बादशाह अकबर, मेरे लिए दरवाजे खोलो। पहरेदार हड़बड़ा गए, लेकिन बादशाह तो महल के अंदर है। झूठ, अंदर जो बैठा है वो नकली है। वो चीखा। उसी समय
अंदर असली अकबर अपने बगीचे में आम का स्वाद ले रहे थे। भीतर खलबली मच गई। दोनों को दरबार में बुलाया गया। सामने दो अकबर, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज, एक जैसे हाव भाव। मंत्री से लेकर माली तक सब सन। अब क्या करें? बीरबल को बुलाया गया। अकबर बोले, बीरबल, तय करो, इनमें से मैं कौन हूं? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, खेल दिलचस्प है, पर जवाब खतरनाक होगा। बीरबल ने दोनों अकबरों के लिए 2 तख्त रखवाए। अब से आप दोनों ही बादशाह हैं, जब तक मैं असली की पहचान न कर लूं। दरबार में हंसी फूट पड़ी, पर दोनों अकबर गंभीर थे। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहांपनाह, बताइए, आपकी पहली मुलाकात मुझसे कहाँ हुई थी? एक ने कहा, जवानी के दिनों में एक गांव में, जब तुमने गाय का दूध चुराने वाले को पकड़ा था। दूसरे ने कहा, दिल्ली में, जब तुमने सुई खोने का झूठा बहाना लगाकर गली के सारे चोरों को एक साथ पकड़ा था। बीरबल चुप रहा। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। रात को बीरबल ने हर दरबारी के कमरे में 2-2 पहरेदार लगाए। कोई दरबारी किसी से अकेले में न मिले। दोनों बादशाहों के बीच तनाव है। और फिर उसने राजमहल के माली, रसोइये और सेवकों से मिलने की इजाजत मांगी। उसने सबसे एक ही सवाल पूछा, आज से 3 दिन पहले बादशाह ने खाना कैसा खाया था? एक सेवक बोला, खूब गुस्से में थे, नमक कम था। दूसरा बोला, बहुत खुश थे कि वाम मंगाया था। बीरबल मुस्कराया, सच वही मिलेगा जहां यादों में टुकड़े जुड़ते हों। अगली सुबह बीरबल गया पुराने मोहल्ले की तरफ, जहां बचपन में अकबर ने कुछ वक्त एक सूफी बाबा के साथ बिताया था। बीरबल ने बाबा को ढूंढ निकाला। बाबा ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, असली अकबर कभी झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन नकली अकबर वो है जो सच्चाई में भी शक करे। बीरबल के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। दरबार में बीरबल ने दोनों अकबरों को सामने खड़ा किया। आप दोनों को एक एक चिट्ठी दी जाएगी, जो मेरे बचपन की लिखी हुई है। बताइए, कौन पहचान सकता है मेरी असली लिखावट? पहला अकबर बोला, बीरबल, तुम्हारी लिखावट में नीचे से मुड़ी होती है। दूसरा अकबर बोला, तुम्हारी पग की लकीरें हमेशा तिरछी होती थी, और तुम हमेशा बीरबल को बीरबल जी लिखते थे। बीरबल मुस्कराया, शुक्रिया जहांपनाह, अब मुझे असली राजा मिल गया। उसने दूसरे अकबर की ओर देखा, आप हैं मेरे सच्चे बादशाह। पहले अकबर ने तलवार निकाली, धोखा, मैं असली अकबर हूं। बीरबल बोला, असली अकबर को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। सैनिकों ने नकली अकबर को पकड़ लिया, और पता चला वो था एक दुश्मन राज्य का राजकुमार जो बचपन में अकबर के साथ पढ़ चुका था और अब महल हड़पना चाहता था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, तुमने सिर्फ मेरी गद्दी नहीं बचाई, बल्कि दरबार को भी धोखे से बचाया। बीरबल बोला, जहां सच जिंदा है वहां तख्त सुरक्षित है। लेकिन रुकिए। रात को बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। एक साधु ने दरबार की भविष्यवाणी की थी। अब कोई तीसरा चेहरा भी आ रहा है, जो बीरबल की जगह लेने वाला है। क्या बीरबल को अब किसी ने निशाना बनाया है? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल का हमशक्ल और दरबार की नई चाल। अगर बीरबल के सामने कोई वैसा ही दिखने वाला, वैसी ही चालाकी वाला व्यक्ति आ जाए, तो अकबर किस पर विश्वास करेगा? और क्या बीरबल खुद को साबित कर पाएगा? सवेरे की सनसनी। अगले ही दिन दरबार में अजीब हलचल थी। राजमहल के पास एक भीड़ जमा थी, और उनके बीच खड़ा था एक आदमी, हूबहू बीरबल जैसा। वैसी ही लंबी नाक, वैसी ही तेज आंखें और वैसी ही मुस्कान। वो ऊंची आवाज में बोल रहा था, मैं असली बीरबल हूं। और दरबार में जो बैठा है वो एक धोखेबाज है। बीरबल जब बाहर आया तो उसे देख ठिठक गया। ये मैं ही हूं। 2 बीरबल और एक ही दावा। अकबर ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये खेल तुम्हारे साथ भी खेला जा रहा है बीरबल।
अब देखता हूं तुम क्या करते हो। नकली बीरबल झुककर बोला, जहांपना, मैं आपके लिए बचपन में वो कहानी सुनाता था, याद है, कद्दू और मछली? असली बीरबल मुस्कराया, और मैं आपको वो उपाय बताता था जिससे आपने अपनी नाक बहने की बीमारी का इलाज कराया था। अकबर ने झुककर माथा पकड़ लिया। अब मैं उलझ गया हूं। बीरबल की चाल नाचता तोता। असली बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, क्या मुझे एक तोता मंगवाने की आज्ञा है? तोता? किस लिए? बस उसी से सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने तोता मंगवाने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबार में सोने की कटोरी में पानी रखा और उसमें एक पत्थर डाला। यहां जो भी सच्चा है वो इस तोते को 3 शब्दों में अपनी असली पहचान बताकर नचवा सकता है। नकली बीरबल बोला, क्या मूर्खता है। असली बीरबल मुस्कराया, तो फिर आप कीजिए पहले कोशिश। नकली बीरबल तोते के पास गया और बोला, मैं हूं बीरबल। तोता चुप बैठा रहा। असली बीरबल आगे बढ़ा और बोला, सत्य, चतुराई और वफादारी। तोता तुरंत पंख फैलाकर नाचने लगा। दरबार में तालियां बजने लगी। चोरी का राज और बड़ा खुलासा। सैनिकों ने नकली बीरबल को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो एक और हैरानी सामने आई। वो व्यक्ति एक पुराने दुश्मन राज्य का जासूस था। बचपन में बीरबल के गांव में रहा था। उसका चेहरा मिलता जुलता था और उसने बीरबल के बचपन की कहानियां सीख रखी थी। उसका मकसद था बीरबल की जगह लेकर अकबर को गुमराह करना और महल की गुप्त सुरंगों की जानकारी पाना। अंत नहीं, बल्कि एक नई गुत्थी। बीरबल ने नकली बीरबल की बातें सुनकर कुछ गौर किया, लेकिन उसने एक बात कही थी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो कैसे जानता था? अकबर बोला, मतलब दरबार में कोई ऐसा है जो तुम्हारा गुप्त शत्रु है और वो हमारे ही बीच बैठा है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उसने दरबार की ओर देखा। अब शिकार कोई और बनना चाहता है और निशाना है खुद बादशाह अकबर। क्या बीरबल समय रहते इस नए खतरे को पहचान पाएगा, या दरबार में बैठा कोई वफादार दरबारी ही असली गद्दार है? जारी रहेगा अगले भाग में, जब बीरबल ने खोली सबसे बड़ी साजिश और अकबर के सिर पर मंडराने लगा खतरा। 4 का विद्रोह, बीरबल के नाम का आखिरी इम्तिहान। आचार्य सुदर्शन की आत्मा के शब्द अब भी बीरबल के कानों में गूंज रहे थे। 4 दरबारी, अंतिम चाल, दरबार में विद्रोह। बीरबल ने तुरंत विनायक को निर्देश दिया, जिस दरबारी पर सबसे ज्यादा विश्वास हो, सबसे पहले उसी पर नजर रखो। अगले दिन बीरबल जब दरबार पहुंचा तो वहां की फिजा ही बदली बदली सी थी। मंत्री रत्न कुमार ने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक गुप्त किताब मिली है जिसमें लिखा है कि बीरबल ने अपने कई निर्णयों में दरबार के हित के बजाय निजी फायदे देखे हैं। बीरबल मुस्कराया, किताब कहाँ है? रत्न कुमार बोला, गंगाधर के कक्ष में मिली है। अकबर की आंखें सख्त हो गई। तो फिर बीरबल क्या कहता है इस पर? बीरबल, मैं कहता हूं, अब समय है उस किताब को खुद बोलने दो। दूसरी चाल, किताब का सच उजागर होता है। राज दरबार में आत्माओं की किताब लाई गई। बीरबल ने उसे खोला और बोला, अगर ये सच बोलती है तो ये भी बताएगी कि इसमें किसने क्या लिखा है। किताब खुलते ही एक काली परछाई उठी और दरबार की दीवारों पर शब्द खुदने लगे। रत्न कुमार ने गंगाधर से मिलकर झूठ लिखवाया। कोषाध्यक्ष मणिहर ने बीरबल की चालों को तोड़ने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए। सेनापति विक्रम ने बीरबल को युद्ध में फंसाने की योजना बनाई। और चौथा, वो दरबारी जो खुद को सबसे चुप समझता था। वो दरबारी हर रोज बीरबल के पीछे की बातें अकबर तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाता रहा। अकबर चौंक पड़ा। कौन था वो चौथा? किताब खुली और उसमें उभरा नजीब राजवैद्य। तीसरी चाल, सच्चाई की जीत। चारों दरबारी अब घुटनों पर थे। उन्होंने घबरा कर कहा, जहांपनाह, हमें क्षमा करें।
हमने तो केवल बीरबल की बढ़ती ताकत को रोकना चाहा था। बीरबल ने सिर झुकाया। राजा की सेवा में जिसने छल किया उसे क्षमा नहीं, न्याय मिलना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, इन चारों को राज्य से निर्वासित किया जाए और आत्माओं की किताब को केवल बीरबल के संरक्षण में रखा जाए। अंतिम दृश्य, जब बीरबल ने किताब को समर्पित कर दिया। बीरबल उस रात अकेला बैठा आत्माओं की किताब को देख रहा था। फिर उसने किताब उठाकर उसे एक पुराने पत्थर की गुफा में बंद कर दिया। उसने कहा, जिस दिन दरबार फिर अंधा होने लगे, इस किताब को फिर उठाना पड़ेगा। और तभी एक हल्की हवा चली, उस आत्मा की फुसफुसाहट फिर आई। बीरबल, तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिशें तो रुकेंगी नहीं, पर इतिहास अब तुम्हारे साथ खड़ा है। मोरल, सीख, सच्चाई को मिटाने के लिए झूठ चाहे जितनी चाले चले, आत्मा की आवाज और समय की कलम आखिरकार सच्चे का नाम ही अमर करती है। अगर दरबार में बैठा कोई भरोसेमंद दरबारी ही गद्दार निकले, तो बीरबल क्या करेगा जब अकबर की जान पर बनाए? साजिश की परतें। बीरबल अब शांत नहीं था। वो जान गया था, नकली बीरबल को किसी ने दरबार की बेहद निजी बातें बताई थी। ऐसी बातें जो सिर्फ किसी बेहद करीबी को पता हो सकती थी। उस रात बीरबल ने महल के भीतर चुपचाप एक बैठक बुलाई, सिर्फ 2 लोगों के साथ, राजा अकबर और महल के गुप्तचरों का मुखिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगला वार सीधा आप पर हो सकता है। मैं एक चाल चलने जा रहा हूं जिसमें गद्दार खुद फंसेगा। बीरबल की चुपचाप योजना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बड़ी घोषणा की। राजा अकबर एक विशेष गुप्त सुरंग से निकलकर हफ्ते भर के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा में दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन बीरबल की नजरों ने कुछ चेहरों पर छिपे हुए संदेह देख लिए। एक खास दरबारी मंत्री हसन अली अचानक उठकर बाहर चला गया और थोड़ी ही देर बाद एक कबूतर उड़ता हुआ आकाश में गायब हो गया। बीरबल मुस्कराया, फंसा, अब देखता हूं इसकी जड़ तक कौन है। रात को बीरबल ने गुप्तचरों को भेजा उसी दिशा में जहां कबूतर गया था। कुछ ही घंटों में सूचना आई। पास के ही राज्य के सेनापति को यह खबर मिली थी कि अकबर सुरंग से यात्रा पर निकल रहा है और वो रास्ते में हमला करने की तैयारी कर रहा है। पर बीरबल ने असलियत में ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, हम चलेंगे, लेकिन सुरंग से नहीं। हम उल्टा गुप्त रथ से झोंपड़ी वाले रास्ते से चलेंगे और वहां हम देखेंगे हमला कहाँ होता है। राजा की रक्षा और गद्दार की पहचान। जैसे ही सुरंग के पास सशस्त्र रथ निकला, चारों ओर से तीर चलने लगे। हमलावरों ने रथ को घेर लिया, लेकिन रथ तो खाली था। बीरबल और सैनिक झाड़ियों से निकलकर टूट पड़े। सबको पकड़ लिया गया। अब जो नाम सामने आया वो चौंका देने वाला था। हमले की योजना किसी और ने नहीं, बल्कि मंत्री हसन अली ने बनाई थी, जो दरबार में 15 वर्षों से वफादारी का ढोंग कर रहा था। उसे दरबार में बैठने का आदेश बीरबल ने ही वर्षों पहले दिया था, उसके चतुर तर्कों के कारण। और यही भूल अब दरबार पर भारी पड़ रही थी। अकबर ने हसन अली को कठोर सजा दी और बोले, बीरबल, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज ना होता। बीरबल बोला, जहांपनाह, दुश्मन बाहर से नहीं आता। असली खतरा तब होता है जब वो भीतर बैठा हो, मुस्कराता हो और धीरे धीरे आपको खोखला करता हो। पर क्या ये अंत था? नहीं, क्योंकि हसन अली ने बंदीगृह में बीरबल को एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं तो एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी दरबार में है और अगली चाल उसके हाथ में है। बीरबल सन्न रह गया। तो अब सवाल यह है, दरबार में अभी कौन बचा है जो हसन अली से भी बड़ा साजिश करता है? और क्या अगली चाल बीरबल को ही मिटा देने की है? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल की हत्या की साजिश और एक अनजानी परछाई।
बीरबल की हत्या की साजिश और एक अनजानी परछाई। अगर बीरबल को मारने की योजना महीनों से बन रही हो और वो खुद नहीं जानता कि अगला दिन उसका आखिरी हो सकता है, तो क्या वो समय रहते उस परछाई को पहचान पाएगा? चिट्ठी का रहस्य। बीरबल उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रहा था। मैं तो एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी दरबार में है और अगली चाल उसके हाथ में है। चिट्ठी में इस्तेमाल की गई स्याही बेहद खास किस्म की थी, जो सिर्फ राजमहल के चंद दस्तावेजों में इस्तेमाल होती थी। बीरबल ने तुरंत राजकोष, दरबार और गुप्त दस्तावेज कक्षों की स्याही और कलमों की जांच करवाई, और हैरानी की बात ये निकली कि वही स्याही केवल 5 दरबारियों के पास होती थी, और उनमें से एक था महामंत्री विजयराज। परछाई की पहली झलक उसी शाम, जब बीरबल महल के पीछे के उद्यान में टहल रहा था। उसे एक परछाई दिखाई दी जो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गई। बीरबल ने पीछा किया और वो छवि गायब हो गई, लेकिन वहां एक छोटा कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, विरासत। बीरबल चौंक गया। क्या ये कोई संकेत है कि कोई दरबारी ताज के उत्तराधिकारी को हटाकर खुद सत्ता पाना चाहता है? बीरबल की चाल नाटक बनाम हकीकत। अगले दिन बीरबल ने दरबार में जानबूझकर एक नई बात फैलाई। राजा अकबर, बीते कुछ महीनों से मुझे कई गुप्त संदेश मिल रहे हैं जो मेरी हत्या की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए अब मैं कुछ दिन के लिए दरबार से विदा ले रहा हूं। दरबारियों में खलबली मच गई, लेकिन असल में बीरबल महल छोड़कर नहीं गया, बल्कि महल के ही एक गुप्त तहखाने में छिपकर वो देखने लगा अब कौन सी चाल खेली जाती है। गुप्त बैठक और साजिश का पर्दाफाश। तीसरे दिन रात को महल के एक पुराने कक्ष में 4 साए एकत्र हुए। वो धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, अब जब बीरबल जा चुका है तो अगला वार आसान होगा। राजा अब अकेला है और विरासत की चाबी हमारे पास। बीरबल चुपचाप दीवार की दरार से उन्हें देख रहा था, और तभी उसने देखा, चौथे व्यक्ति ने चेहरा मोड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार सलीम का निजी गुरु अचूक स्वामी था। बीरबल स्तब्ध था। बीरबल का पलटवार। अगले दिन भोर होते ही बीरबल दरबार में धमाकेदार अंदाज में लौटा। उसने सबके सामने ऐलान किया, जिसे आप गुरु मानते आए वही असली गद्दार है, और उसके पीछे खड़ा है महामंत्री विजयराज। साक्ष्य, गुप्त चिट्ठियां और गवाहियां एक एक कर सामने लाई गई। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, राज्य के भीतर राज्य चलाने की कोशिश करने वालों को सिर्फ एक सजा मिलती है, जीवन भर का कारावास। बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर साम्राज्य बच गया। पर क्या कहानी यही खत्म हुई? बीरबल उस रात सोच रहा था, क्यों विरासत शब्द छोड़ गए थे वो लोग? क्या कोई और वारिस अभी भी बाकी है? और तभी महल की दीवार पर एक नया संदेश मिला। अब आएगा असली वारिस, जो बीरबल को हटाकर राज चलाएगा। वो तुम्हारा साया बन चुका है, देखो पीछे। बीरबल पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल की परछाई बन चुका है उसका सबसे बड़ा दुश्मन? और क्या अगला अध्याय लाएगा बीरबल की सोच से भी बड़ी चाल? जारी रहेगा अगले भाग में, जब बीरबल खुद बन गया गुनहगार और अकबर ने मांगी उसकी गर्दन। 3, अगर बीरबल पर ही लगा हो गद्दारी का इल्जाम और वो खुद अपने बचाव में कुछ न बोले, तो क्या सच में वो दोषी है, या ये किसी बहुत बड़ी चाल की शुरुआत है? दरबार में तूफान। अगली सुबह दरबार में जैसे भूचाल आ गया। राजा अकबर के निजी खजाने से राजमुद्रा गायब थी। ये वही मुहर थी जिससे सिर्फ युद्ध, संधि या उत्तराधिकारी घोषित होते थे। और चौंकाने वाली बात, बीरबल के गुप्त कक्ष से मिली एक मोहर की नकल और कुछ संदिग्ध दस्तावेज। दरबार में सबका शक बीरबल पर गया। महामंत्री विजयराज की जगह अब नया महामंत्री बना था, राजपुरोहित चंद्रनाथ, जो शुरू से ही बीरबल से चिढ़ता था। चंद्रनाथ ने गरजते हुए कहा, राजन,
न्याय की मांग है। बीरबल को बंदी बनाकर सच उगलवाया जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये सच है बीरबल? बीरबल चुप रहा। न तो कोई सफाई, न कोई इनकार। अकबर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। जब दोषी मुंह न खोले तो न्याय खुद बोले। बीरबल, तुम्हें नजरबंद किया जाता है। अगली अमावस्या को अंतिम फैसला होगा। कैद में बीरबल और एक रहस्यमयी मुलाकात। बीरबल को पुराने महल की सबसे अंधेरी कोठरी में बंद किया गया। रात गहराई, और तभी उसकी कोठरी के पीछे की दीवार से एक पत्थर खिसका और एक बुजुर्ग साधु अंदर आया। बीरबल, समय आ गया है। जिसे तूने वर्षों पहले बचाया था, वो आज तेरा ऋण चुकाने आया है। बीरबल मुस्कराया तो अंत में वो खेल शुरू हो ही गया जिसका इंतजार था। बीरबल का छुपा हुआ जाल। अमावस्या की रात, दरबार सजा, सैनिक तैनात। बीरबल को लोहे की जंजीरों में लाया गया। राजा अकबर बोले, अगर कोई प्रमाण नहीं है तो मैं न्याय के नाम पर इसे मृत्यु दंड देने को बाध्य हूं। तभी दरबार के द्वार पर भारी दस्तक हुई। 3 सैनिक घसीटते हुए एक आदमी को लाए। उसके पास राजमुद्रा, असली दस्तावेज और खुद चंद्रनाथ के हस्ताक्षर की नकल थी। बीरबल ने कहा, यह है सच्चा गुनाहगार और चंद्रनाथ का पिट्ठू। बीरबल ने पूरी योजना खोल दी। कैसे उसने जानबूझकर चुप्पी साधी, कैसे पुराने साधु की मदद से गुप्त तहखाने से असली दस्तावेज निकाले, और कैसे चंद्रनाथ की चाल खुद उसी पर पलट गई। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तू चुप भी रहकर शह और मात का खेल जीत लेता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं। उसी रात बीरबल को उसके कक्ष में एक और चिट्ठी मिली। लिखा था, अगर तू समझता है कि असली खेल तूने जीत लिया तो गलती कर रहा है। राजमहल में एक नकली राजा है और तू असली को पहचान ही नहीं पाया। अब किसके प्रति वफादारी निभाएगा बीरबल? बीरबल ने चौंक कर अकबर की ओर देखा। क्या ये सच है? तो अगली कड़ी में जानिए। जब बीरबल ने खोजा नकली अकबर और असली राजा कहाँ छिपा था। अगर जो दरबार में बैठा है वो असली राजा ही नहीं, तो फिर हुकूमत किसके हाथ में है? और बीरबल इतने दिनों से किसके लिए लड़ रहा था? चिट्ठी की गूंज। रात का समय। बीरबल उस चिट्ठी को कई बार पढ़ चुका था। राजमहल में एक नकली अकबर है। बीरबल का मन डोल उठा। उसने तुरंत दरबारी रक्षक हिम्मत सिंह को बुलाया। हिम्मत, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बादशाह में कोई बदलाव नजर आया है पिछले कुछ हफ्तों में? हिम्मत सिंह बोला, हुजूर, एक बात तो है। पहले बादशाह गुस्से में भी हंसते थे, अब हंसी में भी गुस्सा छिपा रहता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल की पहली चाल, एक बचपन की कहानी। अगली सुबह दरबार में बीरबल पहुंचा और बोला, हुजूर, आज मैं आपके बचपन की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जब आपने हाथी की पूंछ में आग लगाई थी और पूरा बाग जला दिया था। बादशाह अकबर चौंका। ऐसी कोई बात नहीं हुई। बीरबल मुस्कराया। हुई तो थी मेरे राजा, और आपने ही कई बार दोहराई थी। या फिर आप असली अकबर ही नहीं? दरबार में सन्नाटा छा गया। अंदरूनी तहकीकात और एक बंद कमरा। बीरबल को अब पूरा यकीन हो चला था। ये जो शख्स सिंहासन पर बैठा है वो कोई और है। उसने महल के उस हिस्से की खोजबीन शुरू की जो वर्षों से बंद पड़ा था। पुराने कक्ष, भूमिगत सुरंगें, गुप्त द्वार। एक रात वो महल की दीवारों में बने एक छोटे रास्ते से गुजरा और पहुंचा महल के कुएं के नीचे एक सीढ़ीदार तहखाने में। वहां बेहोशी की हालत में एक व्यक्ति पड़ा था। वही चेहरा, वही व्यक्तित्व, असली अकबर। सच्चाई सामने आई। बीरबल ने तुरंत उन्हें होश में लाया। अकबर ने कांपते स्वर में कहा, बीरबल, चंद्रनाथ और उसका साया जौहर सिंह, ये दोनों मुझे बेहोश करके यहां मंच से बंद कर चुके हैं। दरबार में जो बैठा है वो नकली है, पर दिखता हूबहू मेरी तरह। बीरबल ने प्रण लिया, अब दरबार में एक आखिरी खेल खेला जाएगा, और इस बार राजा खुद दिखाएगा
कि असली कौन है। सिंहासन पर दो अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी चाल। अगली सुबह दरबार में दो अकबर हाजिर हुए। एक असली, जो तहखाने से आजाद होकर आया था। एक नकली, जो इतने दिनों से राज चला रहा था। अब बीरबल ने दोनों के सामने वही सवाल रखा, आपके गुरु कौन थे जिन्होंने आपको तलवार चलाना सिखाया था? नकली अकबर बोला, मिर्जा शफी। असल अकबर मुस्कराया, मेरे तलवार के पहले गुरु मेरे पिता ही थे, जिन्होंने कहा था, बेटा, तलवार से पहले न्याय चलाना सीखो। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, यही है असली बादशाह अकबर। लेकिन तभी दरबार की भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, पर असली खेल तो अब शुरू होगा बीरबल। और हवा में तीर चला। सीधा निशाना था अकबर के गले की ओर। बीरबल ने अकबर को धक्का देकर बचाया, लेकिन तीर जमीन में कुछ गिराकर चला गया। बीरबल ने देखा, वो एक और चिट्ठी थी। अभी सिर्फ राजा नकली था, अब पूरी सल्तनत नकली होगी। तैयार हो जा बीरबल, अगली चाल तुझे भी पहचान नहीं पाएगी। तो अगले भाग में जानिए। जब पूरी सल्तनत बन गई नकली और बीरबल को मिला अपना हमशक्ल। बीरबल और तीन सिर वाला यति, दरबार की सबसे रहस्यमयी चुनौती। अगर जंगल में रहने वाला तीन सिर वाला यति अचानक दरबार में आकर बोले, मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूं अगर तुम मेरी तीनों शर्तें पूरी करो, तो क्या कोई बीरबल जैसा भी उस रहस्य से बच पाएगा? राजमहल में तूफान। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी महल के मुख्य द्वार पर हलचल मच गई। चार सैनिक भागते हुए अंदर आए। जहां पनाह, दरवाजे पर कोई अजीब सा प्राणी बैठा है। उसके तीन सिर हैं और वो कह रहा है कि उसे सम्राट से अकेले में बात करनी है। अकबर चौंके, तीन सिर और अकेले में मुझसे बात करना चाहता है? उन्होंने फौरन बीरबल को बुलाया। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, लगता है कोई नया तमाशा दरबार के लिए आया है, हुकुम। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि तीन सिर में कितनी अक्ल है। जब दरबार में घुसा तीन सिर वाला यति,